हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। कि अगर आपके पास वेव्स आ रही हैं, दैट में बी योर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दैट में बी योर ट्रांसवर्स वेव्स, तो वो किस लॉज को फॉलो करेंगी। वो कहता है कि जितने भी हमने आपके लॉज 9th और 10th क्लास में लाइट के लिए स्टडी किए थे कि भाई अगर मेरे पास ये एक मीडियम है और एक मीडियम मेरे पास ये वाला है, दो मीडियम है, दिस इज योर सेपरेटिंग यू कैन से सरफेस, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है बच्चा जी। तो कहते हैं अगर कोई रे आएगी विल बी रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, तो ये आई होगा और ये आर होगा। अब वेव को मैं ऐसे बना देता हूं, थोड़ा सा ऐसे इसको यहां से बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है बच्चा जी, दिस इज योर इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। नीचे वाली क्या बन जाएगी? आपकी रिफ्लेक्टेड वेव बन जाएगी। अब ये आपका नॉर्मल है और ये आपकी क्या होगी? ट्रांसमिटेड वेव। अब वो ट्रांसमिटेड वेव का जो एंगल है मुझे नहीं पता कितना है, मैंने अभी तो बना दिया जस्ट। दिस विल बी एंगल टी, ट्रांसमिटेड वेव, और ये आपकी ट्रांसमिटेड वेव है। दिस इज ट्रांसमिटेड वेव। कहता जैसे आपने कहा था इन केस ऑफ लॉज ऑफ यू कैन से लाइट वेव्स दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बिल्कुल वैसे ही होगा बेटा। जैसे आपने कहा था वहां पर जब हमने रिफ्रैक्शन तो साइन आई बाय साइन आर, यहां पर साइन आई बाय साइन टी इज इक्वल टू वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी मीडियम 2। सारे लॉ कहते वही एप्लीकेबल है, एग्जैक्टली सेम एप्लीकेबल है। अब मुझे नहीं पता ये रेयर है ये डेंस, कुछ नहीं पता मुझे। कहते हां अगर ये डेंसर होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव का नेचर कैसा होगा, और अगर ये रेयर होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव का नेचर कैसा होगा। कहता है पहले मैं उसको बता देता हूं आपको, फिर उसको प्रूव कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे उसको। वो ये कहता है कि एक आपके पास मीडियम 1 है ये और एक मीडियम 2 है, राइट। तो ये चलो ये मीडियम 1 है और आगे मीडियम 2 है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे सेपरेशन के लिए। ये मीडियम 2 है। कहते एक वेव आ रही है, वेव आ रही है लाइक दिस, ये एक वेव आ रही है। तो दो जगह बना देता हूं मैं, नीचे भी बना देता हूं इसको। पहले एक को उधर रेयर दिखा देंगे, एक को डेंसर दिखा देंगे। राइट बेटा जी, इसमें एक तो ट्रांसमिशन होगा, एक तो और कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ रिफ्लेक्शन होगा। अभी दोनों की बात करते हैं। यहां पे भी एक वेव बना देते हैं, दिस इज योर इंसिडेंट वेव। यहां पर भी अभी कुछ ट्रांसमिशन होगा और कुछ रिफ्लेक्शन होगा। अब वो देखने वाली बात है वो क्या होगा, कहां होगा। कहते हैं अगर तो ये रेयरर मीडियम है, रेयरर, और ये डेंसर मीडियम है, तब तो क्या होगा, ये नीचे बनाओ बेटा, ये इसको ऊपर बनाओ, ये ऐसे वापस आएगी। मींस अगर आप कह रहे हो ये, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूं आपके मतलब रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक, और जो आगे जाएगी दैट विल बी एज इट इज, वो एज इट इज चली जाएगी आगे। मींस यहां पर फेज चेंज कितना होगा, पाई का फेज चेंज हो जाएगा। अगर ये मीडियम रेयरर है, रेयरर है, और ये डेंसर मीडियम है, उसको तो कहता कुछ नहीं होगा, वो तो वैसे ही जाएगी जैसे आई थी। यहां पर भी क्या होगा, कहता है ऐसे ही वापस आ जाएगी, नो फेज चेंज। यहां पर फेज चेंज ऑफ पाई है, दोनों केसेस में यहां पर कोई फेज, मींस फॉर अ ट्रांसमिटेड वेव देयर इज नो फेज चेंज। ये आपकी इंसिडेंस वेव है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है, और ये आपकी ट्रांसमिटेड वेव है। ये आपकी ट्रांसमिटेड है, ये आपकी इंसिडेंस है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड है। अगर तो मीडियम रेयरर से डेंसर पे जा रहे हो तो फेज चेंज ऑफ पाई आ रहा है। अगर आप डेंसर टू रेयर जा रहे हो देयर इज नो फेज चेंज, तो जैसी गई थी वैसी ही वापस आ गई है। देख लो बच्चा जी। अब ये मुझे वेरीफाई करना है,
तो अगर मैं साउंड वेव्स की बात करूंगा, साउंड वेव्स की बात करूं, क्योंकि वहां पे सॉरी, अगर मैं, हाँ चलो साउंड की बात करता हूं, वहां पर कंप्रेशन रेरिफेक्शन बनते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपके पास हार्ड बाउंड्री है, अगर हार्ड बाउंड्री है तो कंप्रेशन गया था और कंप्रेशन ही वापस आ जाएगा, या रेरिफेक्शन गया है तो रेरिफेक्शन ही वापस आ जाएगा, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है सिर्फ। अगर आपके पास ओपन बाउंड्री है, ओपन बाउंड्री है तो कंप्रेशन जा रहा है, मान लो, मींस रेरर मीडियम है, तो वापस क्या आ रहा है, रेरिफेक्शन वापस आ रहा है। अब ये सिर्फ मेरे कहने से थोड़ा ना चलेगा, इसका हमारे पास एक प्रॉपर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, हमारे पास एक प्रॉपर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है इसका, ठीक है। उसको करते हैं वहां से, क्योंकि देखो, और जो ट्रीटमेंट आएगा वहां कुछ रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट मुझे न्यूमेरिकल में भी यूज करना है। फिर मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख देता, मुझे दिक्कत नहीं है, टाइम बच जाएगा मेरा, लेकिन डायरेक्ट लिख के इट इज अप टू यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फिर ये मन में जरूर है कि आए कहां से ये, तो एक दफा इसको कर लेते हैं, फिर जहां चाहेंगे वहां उसको यूज करेंगे। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कहते हैं सपोज कर लो एक मीडियम ये है आपके पास, चलो ये आपकी एक इंसिडेंट वेव है, दो वेव बना दी मैंने, और एक मीडियम ये है, यहां पर वेव बना दी, मुझे नहीं पता उसमें क्या कोई फेज चेंज हुआ नहीं हुआ है। दिस इज माई इंसिडेंट वेव, this is my reflected wave, this is my transmitted wave। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, मुझे कुछ नहीं पता कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, मुझे कुछ नहीं पता। दिस इज माई ट्रांसमिटेड वेव। कहते हैं व्हाट इज इक्वेशन, आप क्या पढ़ कर आए इक्वेशन को, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बड़ी सिंपल सी फॉर्म है उसकी है, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। कहते हैं हां एक चीज जरूर है, जब वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, कहते हैं उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो तो एक दफा जिस सोर्स ने जनरेट कर दी वो तो वही रहेगी, लेकिन ड्यू टू चेंज इन मीडियम कहता है उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, एंड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी उनका क्या होता है, वेव नंबर, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। अब तीनों की इक्वेशन लिखता हूं मैं, तो व्हाट विल बी y इंसिडेंस इज इक्वल टू r इंसिडेंस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस k1x। मान लो मीडियम 1 में वेवलेंथ की कॉरस्पॉन्डिंग वेव नंबर कितना है, k1 है। y रिफ्लेक्टेड, r रिफ्लेक्टेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस k1x आ जाएगा, उसी मीडियम में वापस आ गई है। व्हाट इज y ट्रांसमिटेड, r ट्रांसमिटेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस k2x, क्योंकि मीडियम दूसरा है और जा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग रही है। देख लो मैंने यहां पर कोई फेज चेंज वगैरह की बात नहीं की आपके साथ, मैंने कोई फेज चेंज वगैरह की बात नहीं की आपके साथ। कहते हैं ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, दिस इज सपोज x इज इक्वल टू 0 है। यहां पर, यहां से सारी बात कर रहा हूं मैं, उधर जाना पॉजिटिव इधर आना नेगेटिव, सारी बात यहां से कर रहा हूं। एट द बाउंड्री, एट बाउंड्री, एट बाउंड्री कॉमा x इज इक्वल टू 0 कॉमा बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, by applying boundary conditions। भाई दो कंडीशन मेन चलेंगे यहां पर, कौन सी, कि अगर आपने कहा कि यहां से ये टोटल एम्पलीट्यूड बराबर है इस टोटल के बराबर होना चाहिए, हाँ जी हाँ जी, बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी बच्चा, देखो जी वो ये कह रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, भाई यहां पर एम्पलीट्यूड कितना है, वाई आई प्लस वाई
रिफ्लेक्टेड आर, ठीक है जी, शुड बी इक्वल टू वाई टी, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता ना, हम तो यही बता रहे हैं भाई ये एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए दोनों तरफ का मिला के, इधर वाला उधर बराबर होना चाहिए। कहां पर? एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक तो ये कंडीशन है भाई। सेकंड कंडीशन क्या है? उनके जो स्लोप है dy बाई डी एक्स प्लस dy r बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy t बाई डी एक्स शुड बी इक्वल एट द बाउंड्री। उनके स्लोप भी पर दो कंडीशन चलती है बेटा। ये लगाओ जी, पहले इसको लगाओ। जब x 0 होगा तो व्हाट इज y i? देखो जी 0 हो गया तो आर आई साइन ओमेगा टी, आर आर साइन ओमेगा टी और ये आर टी साइन ओमेगा टी, ये बन जाएंगे सारे। पुट करो पहली के अंदर तो क्या बन जाएगा? आर आई साइन ओमेगा के सबके कॉमन आ जाएंगे प्लस आर आर इज इक्वल टू आर टी, ये बन जाएगी बेटा जी कंडीशन पहले वाली बाउंड्री कंडीशन से। तो ये इक्वेशन जनरेट होगी मेरे पास। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन डी वाई बाई डी एक्स निकालो भाई। अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा यहां से मैं, ठीक है जी, तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो तो ये बन जाएगा आर आई साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, सॉरी साइन का कॉस बन जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। पहले एक को सॉल्व करो, बाकी सर सिमिलरली कर दूंगा मैं। इंटू के एक्स इंटू माइनस के वन एक्स इंटू माइनस के वन, ये आएगा भाई। ये कहां पर? उसी बाउंड्री पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो जब एक्स 0 पुट करूंगा तो यहां क्या बन जाएगा? माइनस के वन आर वन आएगा, यहां से चेक कर लो। बाकी तो कॉस सबके फिर कॉस ओमेगा टी बन जाएंगे। चलो मैं एक को आराम से करता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक को आराम से करते हैं। पहले निकालते हैं डी वाई आई बाई डी एक्स। ये सब कहां पर है? एट एक्स, ये भी एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर है। कंडीशन वही लग रही है सारी। तो व्हाट इज डी वाई आई बाई डी एक्स? पहले एक निकाल रहा हूं भाई मैं, क्या बन जाएगा ये? आर आई कॉस ओमेगा टी माइनस के वन एक्स इंटू माइनस के वन, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आएगा कहां पर? एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आर आई कॉस ऑफ ओमेगा टी, माइनस साइन बाहर लगा लो और के वन भी बाहर लगा लो, माइनस के वन आर आई स्मॉल के वन नॉट कैपिटल माइनस के वन आर आई कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये बनेगा बेटा। ऐसे दूसरे वाला क्या बन जाएगा? दूसरे में भी के वन ही है और परले वाले में के टू आ जाएगा, यही आएगा। तो क्या लिखे बेटा इसको? देखो आराम से, तो यहां लिख ले, ऊपर फिर अप कर देते हैं। क्या आ जाएगा यहां से? इसके अंदर लगाने जा रहा हूं मैं, तो बनेगा माइनस के वन आर आई कॉस ओमेगा टी, सबका कॉमन ले लूंगा मैं। यहां पर भी माइनस के वन आर आर रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू, हाँ जी कौन सा है वो, ये सॉरी प्लस आएगा यहां पर, वही ध्यान रखना है। नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट इज इक्वल टू माइनस के टू आर टी। चेक कर लो बच्चों, क्योंकि सबके कॉस ओमेगा टी मैंने काट दिए अगले स्टेप के अंदर। ये मैंने पहले एक निकाला डी वाई डी एज ए सैंपल निकाला पहले बेटा, एक एज ए सैंपल निकाला मैंने ये फिर इसको थोड़ा छोटा लिखता हूं। ये सैंपल निकाला मैंने पहले, मैंने निकाला डी वाई बाई डी एक्स और नेक्स्ट है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। एक सैंपल निकाल दिया। सैंपल मेरा क्या बन गया? माइनस के वन आर आई कॉस ओमेगा टी। तो पहले को मैंने कॉस में सबके कॉमन ले लिया, प्लस नेक्स्ट वाले में प्लस है तो प्लस के वन आर आर और माइनस के टू। कोई डाउट है बच्चा? अब एक इक्वेशन मेरे पास कौन सी है वाला? ये वाली है और एक, ये दोनों को सॉल्व करना है मुझे बस। तो इधर ये रब कर ले बेटा जी। लो जी, व्हाट इज, चलो आराम से काम करते हैं। यहां से आ जाएगा आर आई माइनस, तो ये आ जाएगा, चेक कर लो जरा, आर आर माइनस आर आई इज इक्वल टू, अच्छा माइनस एडजस्ट कर सकते हैं एडजस्ट, उधर भी माइनस पड़ी है क्योंकि उधर भी माइनस पड़ी है, माइनस एडजस्ट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? आर आई माइनस आर आर इज इक्वल टू के टू बाई के वन, हाँ जी आर टी, ठीक है जी, के टू बाई के वन।
हाँ जी, अब दो काम करने हैं। व्हाट इज के? 2 पाई बाय लैम्डा, तो यही सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये 2 पाई बाय लैम्डा 2 आएगा, नीचे वाला 2 पाई बाय लैम्डा 1 आएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 RT। पहली बात, अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं इनको, अभी नंबर नहीं दिया मैंने इसको अभी तक, देख लो। नेक्स्ट, मुझे पता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है वेलोसिटी, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इसका मतलब वेलोसिटी अगर वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो न्यू 1 हो जाएगी, तो ये न्यू 1 बाई न्यू 2 आ जाएगा, v1 बाई v2। तो r i माइनस r इज इक्वल टू v1 बाई v2 RT। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट हो बच्चा? पहली बाउंड्री कंडीशन से पहली इक्वेशन आई, दूसरी बाउंड्री कंडीशन से दूसरी सॉल्व करके यहां तक करके ये आई मेरे पास। कोई डाउट हो? अब मुझे यहां से आर आई, आर आर और आर टी तीनों निकालने हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंस वेव, ट्रांसमिटेड वेव, रिफ्लेक्टेड, सबके निकालने हैं एम्पलीट्यूड। लो जी, इसको अब आप रब कर दो, इसकी जरूरत नहीं है अब आपको, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, इसकी भी जरूरत नहीं है आपको। कंडीशन एक तो 2 नंबर चाहिए आपको और एक नंबर चाहिए। 1 नंबर मैंने इसलिए भी रब नहीं की, ठीक है बच्चा जी। लो जी, पहले 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, 2RI। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है बच्चा जी। आर आर कट गया, 2RI इज इक्वल टू v1 बाई v2 प्लस 1 इंटू RT, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v2 RT आ जाएगा। दिस इज 2RI RT, सॉरी अभी ध्यान रखना जरा कि T और R में गड़बड़ होगी, खत्म हो जाएगा सारा काम। तो व्हाट इज RT फ्रॉम हेयर, 2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 इंटू RI। जो ट्रांसमिटेड का आपका एम्पलीट्यूड है वो ये है भाई, ठीक है जी। दोनों को माइनस कर लो, सबट्रैक्टिंग। अब इसको यहां से रब कर दो 1 मिनट के लिए, क्योंकि यूज तो कर ही लिया मैंने, इसको पता लग गया। सबट्रैक्टिंग, अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई, अभी प्लस का था ना ये, सबट्रैक्टिंग, तो क्या आ जाएगा, 2RR इज इक्वल टू, सबट्रैक्ट किसमें से किसको कर रहे हो भाई, 1 में से 2 को कर रहे हो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा यहां पर, तो दैट विल बी 1 माइनस v1 बाई v2 इंटू RT, और ये बन जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v2 RT, ठीक है बेटा जी। और यहां से RT आ जाएगा 2v2 डिवाइडेड बाय 2v2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1, ठीक है बच्चा जी। सॉरी गड़बड़ कर ली, 1 मिनट में गड़बड़ कर ली, सिर्फ इधर उधर करते हुए गड़बड़ कर दी मैंने। लो जी, तो यही बन जाएगा 2v2 RR इज इक्वल टू v2 माइनस v1 RT, ठीक है जी। व्हाट इज RT? RT इज इक्वल टू 2v2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1 इंटू RR। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, यही आ जाएगा, देख लो। अब RT मेरे पास इन टर्म्स ऑफ, एक्चुअली थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया, मुझे यहां पे RR ही चाहिए बेसिकली, RR ही चाहिए बेसिकली, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर लिया, थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये मेरे पास आपके पास क्या आ गया, मैं दिस इज ईयर RR इज इक्वल टू बाई 2 कर लो, ठीक हो गया, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। मेरे को देखो ध्यान से सुनो, मुझे इंसिडेंस का एम्पलीट्यूड गिवन होगा, मुझे ट्रांसमिटेड का और रिफ्लेक्टेड का इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो ये ट्रांसमिटेड का तो इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस आ गया, लेकिन ये मेरे पास इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेड आया, तो ट्रांसमिटेड को यहां पुट कर दो, तो वो रिफ्लेक्टेड का इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। तो लो जी,
आर आर इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2V2। ठीक हो गया। अच्छा जी, RT ये पड़ा हुआ है 2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, बल्कि मैं V2 प्लस V1 लिख रहा हूं बेटा ताकि थोड़ी सिमेट्री बन रहेगी मेरी। V2 प्लस V1 इंटू RI। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक हो गया। अब इसको इधर से लिख लेते हैं हम, स्पेस बना के इसको यहां लिख लेते हैं। लो जी, अब मैं आपकी दो इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर। एक तो ये आ गई आर आर, व्हाट इज आर आर इज इक्वल टू 2V2 कट गया बेटा जी, V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू RI। ये तो आपकी RI, और दूसरी आ गई RT इज इक्वल टू 2V2 डिवाइडेड बाय V2 प्लस V1 इंटू R। अब देखो दोनों एम्पलीट्यूड आपके इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस आ गए हैं। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो? ठीक हो गया। ये यूज करने पड़ते हैं मुझे न्यूमेरिकल के अंदर। आपकी बुक में शॉर्टकट दिया हुआ है, ये मैं सारे शॉर्टकट की बैकग्राउंड दे रहा हूं आपको कि शॉर्टकट कहां से आया है ये। अब आराम से सुनना। कहता अगर मीडियम रेयर होगा तो नेचुरल वेलोसिटी ज्यादा होगी साउंड की, और अगर मीडियम डेंसर होगा तो वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी। बड़ी क्लियर सी बात है। तो चलो जी, अगर हम जा रहे हैं रेयर टू डेंसर मीडियम तो V2 बड़ा होगा। अगर V2 बड़ा होगा, अगर V2 बड़ा होगा तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा बच्चा जी? अगर हम जा रहे हैं रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहे हैं, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, अगर मीडियम डेंसर होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। और अगर यही मैंने बोला पहले, अगर मीडियम रेयर होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर डेंसर वेलोसिटी कम होगी। इट मींस अगर आप जा रहे हो रेयर टू डेंसर, अब इनको यहां लिखता हूं मैं, अगर आप जा रहे हो रेयर टू डेंसर तब क्या होगा बच्चा जी? देखते हैं आराम से। अगर आप जा रहे हो रेयर टू डेंसर, इट मींस V1 ग्रेटर देन V2, यही मतलब है। V2 छोटी होगी भाई, तो व्हाट इज RR? क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यही तो मैंने कहा है, रिफ्लेक्टेड वेव का जो क्या होता है, एम्पलीट्यूड इन्वर्ट हो जाता है। यही तो कहा मैंने, यही तो कहा आपको। फेस चेंज तो आएगा ही आएगा और नेगेटिव हो जाएगा साथ में। अगर आप जा रहे हो डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, इट मींस V2 बड़ा है V1 से तो पॉजिटिव हो जाएगा। RR बराबर पॉजिटिव आएगा। तो अगर देखो, ये तो कहा था अगर आपके पास हार्ड बाउंड्री है, डेंसर मीडियम में जा रहे हो आप, तो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस। फेस चेंज आ जाएगा दोनों के अंदर पाई का। फेस चेंज पाई मीन्स नेगेटिव हो जाएगा एम्पलीट्यूड। और अगर आप जा रहे हो रेयर मीडियम के अंदर, तो जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाओगे लाइक दिस। तो जैसे गए थे वैसे ही वापस आ, नो फेस चेंज। चेक कर लो। वो तो प्लस माइनस तो डायरेक्शन वाला है ना, वो तो प्लस केस में, वो तो अलग छोड़ दो। एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। कोई डाउट हो बच्चा? तो ये दो एम्पलीट्यूड आपके पास आ गए हैं, एक रेयर मीडियम के लिए और एक डेंसर मीडियम के लिए। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो आपके पास? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। और अभी एक चीज मैं जो बतानी भूल गया, कभी मैंने लिखा था कि व्हाट इज RT 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू RI इंसिडेंस। तो ये तो देखो हमेशा ही पॉजिटिव है, फर्क नहीं पड़ रहा कोई इसके ऊपर। तो ट्रांसमिटेड में कोई फेस चेंज नहीं है। फेस चेंज सिर्फ रिफ्लेक्टेड में है कि अगर V2 बड़ा है, मींस अगर आप रेयर टू डेंसर टू रेयर जा रहे हो तो नो फेस चेंज। अगर आप रेयर टू डेंसर तो फेस चेंज आ रहा है। देख लो, ठीक हो गया बेटा जी? तो ये मैं बताना भूल गया, तो फिर मैं चलो ये भी बता दूं साथ साथ। और ट्रांसमिटेड में कोई फेस चेंज नहीं है।
इसी में ही फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड टू अनदर मीडियम। अभी आपने कहा है ये दो मीडियम है, ये एक वेव गई, कुछ यहां से वापस आ गई, अभी मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता इसको, ये गई है, ये वापस आ गई और ये इस मीडियम में है। कहता है कितनी ट्रांसमिट की उसने, कहता है कितनी एनर्जी ट्रांसमिट करती है दूसरे मीडियम में, चाहे वो रेयर था चाहे वो डेंसर था। कहते हैं अगर आप ध्यान से देखो, मान लो अभी आपने कहा है आर आई आपका जो एम्पलीट्यूड इंसिडेंस वेव का है और आर आर रिफ्लेक्टेड का है, तो कितनी देकर आए हो, ये उनके एम्पलीट्यूड है, ठीक है जी, ये उनके एम्पलीट्यूड हैं। अब जो इंटेंसिटी वो एम्पलीट्यूड का स्केयर होती है, तो वो आई आई माइनस आई आर बाय आई आई, इतना फ्रैक्शन देकर आए हो उसको। फ्रैक्शन ऑफ, तो एनर्जी ट्रांसमिटेड टू अदर मीडियम, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आई आर बाई आई आई आ जाएगा, चेक कर लो भाई। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड बाय एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो भाई। दिस इज फ्रैक्शन ट्रांसमिटेड, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड। कोई डाउट हो बच्चा जी, ठीक है जी। अब वो कहता है मान लो जब मेरे पास ये हुआ, तो सपोज कर लो इसका इन दोनों के एम्पलीट्यूड की रेशियो 5:3 थी, या रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंस वेव, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ रिफ्लेक्टेड इज 5/3, मींस 60% वापस आई है सिर्फ। तब क्या हुआ ये, कहता है सपोज कर लो मेरे पास वेव जा रही हैं, जो वेव है उनका ओनली 60% वापस आई, तो कितनी, अब देखो मुझे नजर तो आ रहा है वैसे, लेकिन कितनी आपने फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट की है, तो लो जी, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस, ये तो मेरे पास उसका उल्टा करना पड़ेगा, तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 16/25। परसेंटेज अगर मैं पूछूं उससे, तो 16/25 इंटू 100, 64% ट्रांसमिट की है उसने, चेक कर लो बच्चे जी। एनर्जी देखो, एम्पलीट्यूड वाइज तो 60-40 नजर आ रहा है, लेकिन एनर्जी वाइज 64% है, चेक कर लो। ये छोटी छोटी बातें जो आपको मतलब कंपटीशन में आएंगे और आपको उस समय फिर यू हैव टू बी कंसेप्चुअली क्लियर कि भी उसमें फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी पूछ रहा है या एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है वो। चले बेटा आगे नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता है कि एक वेव जा रही है फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ए वेव इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to medium 2. Its velocity reduces to 2/3 of initial velocity. Its velocity reduces to 2/3 of initial velocity. Find ratio of amplitudes of reflected to incident wave एक ये निकालना, एंड ट्रांसमिटेड टू इंसिडेंट वेव, ये दोनों बातें करनी है, अभी एम्पलीट्यूड निकालने हैं। अभी मैंने कहा है कि व्हाट इज आर रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V2 प्लस V1
इंटू आर आई, इन टर्म्स ऑफ आर आई निकालकर छोड़े दोनों मैंने, और आर टी इज इक्वल टू 2v2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1 इंटू आर आई। वो आपसे आर आई बाय आर आई और आर टी बाय, तो आपसे क्या मांग रहा है वो, पहले तो मांग रहा है वो आर बाय आर आई, एक तो ये निकालना आपने, और दूसरा आपने निकालना है आर टी बाय आर आई, एक ये निकालना, दो चीजें निकालनी है भाई आपने, दो चीजें निकालनी है। लो जी, ये मीडियम वन है, इस वेलोसिटी का नाम v1 हो जाएगा, इस वेलोसिटी का नाम v2 हो जाएगा भाई। लो जी, व्हाट इज v2 बाय v1, v2 बाय v1 2/3 आ जाएगी, चेक कर लो भाई, कोई डाउट, v2 बाई v1 2/3 आ जाएगी बस। लो जी, तो यहां से व्हाट इज आर बाय आर आई इज इक्वल टू, सारी इक्वेशन को v1 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा वो v2 बाई v1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई v2 बाई v1 प्लस 1, और तो कुछ नहीं बनेगा। ये उठा के मैं यहां ले या सारी को डिवाइड कर दे, v2 बाई कितना 2/3 है, 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 5/3, तो आ जाएगा -1/5। ठीक है जी, इनकी रेशियो तो -1/5 आ गई है। उसके बाद ट्रांसमिटेड की, तो व्हाट इज आर टी बाय आर आई, तो उधर चला गया, ये सारी इक्वेशन डिवाइड कर दो, 2v2 बाई v1 डिवाइडेड बाई v2 बाई v1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 1, तो ये आ जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 5/3, 4:5 आ जाएगा। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड की रेशियो, कभी नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव तो ये शो करना कि रिफ्लेक्टेड है, डेंसर रेयर टू डेंसर जा रहे हो आप, वेलोसिटी कम हो गई ना बेटा, कोई डाउट हो आपको। अब ये बातें मैं कब कर पाऊंगा, जब मुझे बेसिक, वही बात है शॉर्टकट का, मुझे बेसिक सारा पता होगा। शॉर्टकट है सारा ये शॉर्टकट फॉर्मूले आपकी बुक में लिखे हुए, 2 फॉर्मूले शॉर्टकट, ये आपकी बुक में 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन ये सेंसिटिविटी कहां से आएगी ये फिगर बनाने की, जब आपको बेसिक सारा पता होगा। कोई डाउट हो बच्चों आपको, चलें आगे। तो मैंने अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन किए हैं आपके साथ, और कुछ नहीं किया है कि आपके पास इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस ट्रांसमिटेड का कितना होगा, वो सारी बातें अभी मैं, मतलब इसको ये हर मोमेंट में यूज होगा आपका फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले हर मोमेंट पे। कॉम्पिटिशन में वो यही कहेगा कि एक वेव जा रही थी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द हार्ड बाउंड्री, हार्ड मींस डेंसर मीडियम, तो वापस आ गई है, उनके एम्पलीट्यूड ये हैं, तो दूसरे का एम्पलीट्यूड बताओ, तो वहां मान लो ये दिया हुआ है, ये निकालना है, या ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये फैक्टर बीच से कुछ होगा फैक्टर वेलोसिटी का, नहीं तो ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ दिया होगा, क्योंकि वेवलेंथ ही निकाला मैंने इसको सारे को। ठीक है बच्चा, चलें आगे। इको की बात करनी है मुझे। समटाइम ये से के भी मैंने आवाज लगाई, या कोई ये मोस्टली इफेक्ट हमें हिल्स वगैरह के अंदर मिलता है, और मेरी आवाज वापस आ रही है भाई, तो ये सोर्स था बेटा जी, ये डिटेक्टर है, और ये आपका रिफ्लेक्टर है। मान लो डिस्टेंस d है, तो टाइम क्या लगेगा वापस आने का, d/v प्लस d/v। तो कहते हैं अगर आपके पास एक सोर्स है और एक रिफ्लेक्टर रखा हुआ है आपने कुछ डिस्टेंस के ऊपर, उसका डिस्टेंस d है, तो वहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके पास आ जाएगी, तो ये टाइम लगेगा। कहते हैं अब इको कब सुनेगी, कहते हैं हमारा जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ये जो दो साउंड को इंडिविजुअली अलग अलग कब सुनती है, अगर उनका टाइम गैप 1/10 ऑफ सेकेंड से बड़ा हो। इट मींस अगर 2d/v ग्रेटर देन 1/10
10 है, मतलब 1/10 सेकंड से बड़ा है, तब हमें ये दो अलग अलग साउंड सुनाई देंगी, कहता है। क्योंकि अगर मेरे पास कोई जो साउंड आ रही है उनके बीच का गैप 1/10 ऑफ सेकंड से छोटा है तो मुझे एक ही साउंड नजर आएगी। वो अगर बड़ा है तो दो अलग अलग साउंड नजर आएंगे। ठीक है बच्चा जी। तो क्या हुआ यहां से, मैंने कहा कोई बात नहीं जी, तो 2D शुड बी ग्रेटर देन V/10 और D शुड बी ग्रेटर देन V/5। व्हाट इज V? हाँ जी, मैंने कहा स्पीड ऑफ साउंड है, रफली 330 होती है, वैसे तो 332 है, कोई बात नहीं 332 ले लो, डिवाइडेड बाय 5। इससे बड़ा होना चाहिए डिस्टेंस। 5 6 सॉरी वेलोसिटी बाय 20 आएगा। सॉरी, मैं वही गड़बड़ क्यों हो रही है, V/20। ठीक है बच्चा जी। तो ये बन जाएगा 2 1 1 2 6 12 1 2 6 12 डिवाइडेड बाय 10 था। तो अगर डिस्टेंस जो है रिफ्लेक्टर का डिस्टेंस सोर्स से 16.6 मीटर से बड़ा होगा तब आपके पास इको आपको सुनाई देगी। तो ये कंडीशन है बेटा इको को सुनने की, कि जब अगर आप इको सुनना चाहते हो तो आपका जो रिफ्लेक्टर है उसका डिस्टेंस आपके सोर्स जनरेटिंग से कितना होना चाहिए, कम से कम 16.6 मीटर जो इससे बड़ा होना चाहिए। एट द मोस्ट कैन बी इक्वल, एट द मोस्ट वैसे तो इससे बड़ा होना चाहिए, तब आपको क्लियरली इको साउंड, आपने बोला कुछ और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके पास आ जाएगा, 1/10 ऑफ सेकंड के बाद आएगा, तो आपको वो अलग से एक साउंड नजर आएगी। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट उसके अंदर इको के अंदर। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्टर है तो नेचुरल है कि मल्टीपल नजर आएंगे फिर आपको इको। और अगर जो इको आपको वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद नजर आ रहे हैं तो उनको हम हार्मोनिक इको बोल देते हैं। फिर अगर मैंने कहा आपके पास मल्टीपल रिफ्लेक्टर हैं तो मल्टीपल इको बनेंगे आपके, और अगर इको आपके पास रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से आप पहुंच रहे हैं तो उनको हम हार्मोनिक इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा जी? हार्मोनिक इको बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। भी क्यों पढ़ना पड़ रहा है मुझे? अभी तो आपने कहा है कि वेव जा रही हैं, कुछ ट्रांसमिट हो रही हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं। तो जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं तो गई भी थी वापस भी आ रही हैं, तो जाना भी तो कॉन्टिन्यूअस है और आना भी, तो कहता है फिर इनमें सुपरपोजिशन नहीं होगी, इसलिए जरूरत पड़ी है। देखो जो चीजें बढ़ रहे हैं उससे नेक्स्ट और चीज बढ़नी पड़ेगी, नेक्स्ट और चीज बढ़नी पड़ेगी आपको। कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव एट ए पॉइंट is equal to amplitude of resultant wave, is equal to amplitude of resultant wave। तो कह रहा अगर सुपरपोजिशन हो रहा है तो किसी पॉइंट के ऊपर आपने अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बताना है तो क्या करो, इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड को ऐड कर दो एल्जेब्रिकली। तो y is equal to y1 plus y2 plus y3 and so on। कहता है लेकिन अगर आपके पास दो वेव्स हैं, अगर आपके पास दो वेव्स हैं, ठीक है जी, अब दो चीजें बताऊंगा मैं आपको। ये जो सुपरपोजिशन की मैंने बात की तो मैंने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बता दिया, आपको भी कहीं भी निकालना है सबका सम निकाल लो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मेरा इंटरेस्ट एक टिपिकल चीज के अंदर है। कहता है टू वेव्स, number 1, when two waves having same frequency oblique amplitude, एक ही बात है, सेम फ्रीक्वेंसी, पहले सेम एम्पलीट्यूड लगाओ, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है, सेम एम्पलीट्यूड
कॉमा सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन superimpose on each other forms स्टैंडिंग वेव्स। एक तो फिनोमिनन ये है भाई, स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। एक तो वही ये है। सेकंड, अगर आपके पास अगेन टू वेव्स हैं हैविंग सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है, तो वो बनाते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा जी, तीन फिनोमेनन का हमने जिक्र करना है यहां पर, तो पहला मैंने नीचे लिख दिया बेटा जी। अब बाकी दो का भी जिक्र कर रहा हूं, फिर इनको पढ़ना है मुझे, बस ये मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रह जाएगा। अब यहां से मेरा एक टॉपिक मैंने अपना कन्फाइन कर लिया कि अब ये चीज पढ़नी है अभी मुझे। नंबर 2, व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, कॉमा सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन superimpose on each other give rise to phenomenon of interference, give rise to phenomenon of interference। थर्ड भाई, ठीक है जी, थर्ड, when two waves having same amplitude having the same amplitude and slightly different frequency, थोड़ी सी फर्क है, slightly different frequency, different slightly different frequencies traveling in same direction with the same velocity, superimpose on each other give rise to phenomenon of बीट्स। तो मुझे एक तो ये वाला फिनोमिनन ढंग से पढ़ना है इस चैप्टर में, एक ये वाला, ये बेसिकली हम यहां शायद टच करें थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ना है मुझे। इन दोनों को पढ़ना है अभी मुझे। कोई डाउट हो आपको कि पढ़ना क्या है मुझे? चलें आगे। देखो तीनों में वेलोसिटी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आ रहा है। इन दोनों में सेम डायरेक्शन, इसमें अपोजिट डायरेक्शन है। एम्पलीट्यूड सेम की बात की, फ्रीक्वेंसी इसमें और इसमें फ्रीक्वेंसी सेम है, यहां पर थोड़ी डिफरेंट है। तो तीन फेनोमेनन है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, सेम डायरेक्शन है तो सेम फ्रीक्वेंसी है तो इंटरफेरेंस, डिफरेंट है तो बीट्स। अगर अपोजिट डायरेक्शन है और सेम फ्रीक्वेंसी है तो सेम डायरेक्शन में इंटरफेरेंस, अपोजिट में बीट्स, वो बन रहे हैं स्टेशनरी वेव्स बन रहे हैं। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखो,
अब ये स्टैंडिंग वेव्स क्या होंगी, पहले इनको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इनका मैथमेटिक्स करेंगे। स्टैंडिंग वेव्स क्या होंगी भाई? क्या कहता है? कहता मान लो मैंने कहा एक वेव गई और ये यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई है, कहता है ये ऐसे वापस आ गया। थोड़ा इसको दोबारा बनाता हूं बेटा जी, क्योंकि मुझे फिगर का ही यहां सारा खेल है, सारा खेल ही फिगर का है, तो फिगर मुझे बड़ी सिस्टमेटिक वे में बनानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ताकि हाथ प्रॉपर रहे। इसको ऐसे कर लेते हैं, लाइक दिस। अब ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है बेटा जी। तो मैंने कहा चलो यहां से गई थी और यहां वापस आ गई है। पहली बात कहता है जो आपकी वेव है, वेव विल बी कन्फाइंड, will be confined between starting point and reflecting point। मैंने जान के सिर्फ दो बनाए हैं बेटा, ये सेगमेंट और भी बन सकते थे, 3 4 पर जितने चाहो बन सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के किस सिचुएशन में काम कर रहे हो आप। ठीक है बच्चा जी। कहता है अब ये देखो, ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है विच आर परमानेंटली एट रेस्ट, देर आर सर्टेन पॉइंट्स विच आर परमानेंटली एट रेस्ट, देर आर सर्टेन पॉइंट्स विच आर परमानेंटली एट रेस्ट कॉल्ड, इनको नोड बोलते हैं भाई हम। तो यहां पर मैंने एन लिख दिया भाई, ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। अब जब मैंने एक ही बनाई है तो बड़ी क्लियर सी बात है, ये टोटल टाइम पीरियड टी होगा। इट मींस ये टी 0 पे सिचुएशन है, स्मॉल टी 0 पे, और ये स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2 पे सेशन है। और ये वो तो बड़ी क्लियर सी बात है। चेक करो ये पूरी वेवलेंथ के बराबर है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड क्या बन जाएगा? हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स, कॉन्जिक्यूटिव, नोड्स क्या होगा? विल बी लैम्डा बाय 2। चेक कर लो भाई। और कुछ पॉइंट है जो कहां पर है, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन बैठे हुए हैं, ये यहां बैठे हुए हैं। देयर आर सर्टेन अदर पॉइंट्स which are at maximum amplitude position, maximum amplitude position में, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को तो एक ही बात है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कॉल्ड एंटी नोड्स, उनको हम एंटी नोड्स बोलते हैं भाई। और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड इज आल्सो लैम्डा बाई 2। डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive एंटी नोड्स इज आल्सो लैम्डा बाई 2, वो भी लैम्डा बाई 2 होगा बच्चा जी। ठीक हो गया। नंबर 2, जो पॉइंट है दे आर वाइप, जो और इन ये तो मैक्सिमम बैठा हुआ, बाकी सारे पॉइंट सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहे हैं। ऑल अदर पॉइंट्स आर मूविंग सिंपल हार्मोनिकली about its mean position, about their mean positions, about their mean positions। ये भी नजर आ रहा भी मुझे,
सेकेंड थिंग, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जितने भी और पॉइंट है वो क्या मूव कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहे हैं अबाउट देयर मेन पोजीशंस। ठीक हो गया बच्चा जी। अब एक सेगमेंट है सपोज ऊपर वाला, अगर इसके पॉइंट सारे ऊपर मूव कर रहे हैं तो इसके पॉइंट सारे नीचे मूव करेंगे। मतलब एक सेगमेंट के सारे पॉइंट ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ये नहीं हो सकता कि कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ नीचे जा रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, आप कह रहे हो देर इज नोट, अब एनर्जी तो कैन ट्रांसफर, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ एनर्जी ऑफ सुपर इंपोजिंग वेव्स, जो वेव्स जो सुपर इंपोज कर रही हैं उन दोनों की एनर्जी के बराबर होगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या बन सकता है बेटा इसके अंदर, कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली मूव करता है तो अबाउट द मेन पोजीशन ट्वाइस पास करता है मेन पोजीशन को। द पार्टिकल क्रॉसेस मेन पोजीशन ट्वाइस, मेन पोजीशन ट्वाइस, दो दफा क्रॉस करता है भाई ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक हो गया? कोई डाउट हो बच्चा जी? तो ये स्टैंडिंग वेव्स है। मैंने आपको क्यों खोल के बताई है, मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मुझे अब ये जो सुपर इंपोजिंग वेव्स है दे, अब दोनों, अब हाँ दो तीन चीजें जो बताने की है, ये जो वेव सुपर इंपोज कर रही हैं, सुपर इंपोजिंग वेव्स, हाँ जी भाई, ये या तो दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल होगी या दोनों ही ट्रांसवर्स होगी। ये नहीं कि एक लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स नहीं चलेगा, दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है बच्चा? नेक्स्ट पॉइंट, अब जब वो सुपर इंपोज कर रही है, अभी मैंने क्या कहा आपको, जो मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, तो मुझे ये सुपर पोजिशन स्टेशनरी सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का भी पढ़ना है, मींस साउंड वेव्स बेसिकली मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल, उनका भी पढ़ना है, स्ट्रिंग में भी पढ़ना है। स्ट्रिंग में कौन सी होती है, ट्रांसवर्स होती है। तो मैं स्ट्रिंग के लिए फिर हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपकी 11th क्लास के अंदर सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट करते हैं, बेसिकली वो यहां से रिलेटेड है। जो एक्सपेरिमेंट आपका सोनोमीटर का है बेसिकली यहां से रिलेटेड है वो। तो मुझे स्टेशनरी वेव्स जो बनानी है वो स्ट्रिंग में भी बनानी है। वहां क्या होगी, ड्यू टू ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। मुझे आपका रेजोनेंस ऑपरेटर्स वाला प्रैक्टिकल भी करना है, वहां पर क्या मेरे पास साउंड वेव्स हैं, वो कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूडनल हैं, तो उनका भी मुझे सुपरपोजिशन पढ़ना है। तो मुझे इसलिए पहले मैंने स्टैंडिंग वेव्स को समझ लिया ये होती क्या हैं। अब मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ूंगा, पहले पढ़ूंगा मैं स्ट्रिंग के केस में। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि स्टेशनरी वेव बनती है, फिर मैं पढ़ूंगा उसको ऑर्गन पाइप के केस के अंदर, तो वो सारे काम मैं आगे जाके करूंगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच। तो आज मैंने आपके बेसिक लॉज किए हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट किया मैंने कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उनके रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, उसकी बात की है। वह आपका एम्पलीट्यूड में फेज चेंज ऑफ पाई कब आएगा उसकी बात की है। फिर मैंने कहा जब ये रिफ्लेक्शन होगी तो वेव सुपर इंपोज करेंगी, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, अगर वो प्रिंसिपल सुपर होगा तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स के अंदर है, तो उनके तीन सिचुएशन बनाई है मैंने। अगर सेम वेलोसिटी की है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। अगर डायरेक्शन सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, तो इंटरफेरेंस बनेगा। अगर डायरेक्शन सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिफरेंट है, तो बीट्स बनेंगी। तो अब मुझे उसी रिफ्लेक्शन को आगे एक्सटेंड कर लिया मैंने। तो आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए चीजें की हैं, कोई न्यूमेरिकल की मैंने बात नहीं की। ठीक है बेटा, अब आगे चलेंगे, आगे चल के जब ये स्टैंडिंग वेव्स हमारी स्ट्रिंग में बनेंगी, ऑर्गन पाइप, तो न्यूमेरिकल वहां से सारे निकलेंगे। फिर अब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इस लेक्चर तक मैंने ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स आपके साउंड वेव के कर लिए हैं। अब कोई बेसिक यूज नहीं होगा, इन्हीं को यूज करना है मुझे सारे चैप्टर के अंदर। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।